पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा मोमेंटम दिया, काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी रैली आई डिफेंस सेक्टर में। चाहे फिर उसमें हम लोग एमटार स्टॉक्स को पकड़ ले, पारस डिफेंस को देख ले, एचएएल को देख ले, या फिर कोई भी दूसरे स्टॉक को देख ले, अच्छे खासे रिटर्न्स मिले हैं। अभी इस सेक्टर में एक और एक नया स्टॉक जुड़ने जा रहा है, जिसका नाम है यूनिमैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। जी हाँ गाइस, इसका आईपीओ आ चुका है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे दिख रहे हैं, क्या है आईपीओ की डेट्स, और क्या हम लोग को इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और जैसा कि मैंने बताया, यूनिमैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग आईपीओ की डेट्स जान लेते हैं। अभी अगर हम लोग आईपीओ की डेट्स देखेंगे तो 23 दिसंबर मंडे को ये आईपीओ शुरू होगा, 26 दिसंबर तक चलेगा। अलॉटमेंट होगी 27 दिसंबर को, और 30 दिसंबर को डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स आ जाएंगे। और अगर आपको डीमैट अकाउंट में शेयर्स नहीं मिले हैं, मतलब अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो उसी दिन आपका रिफंड भी इनिशिएट हो जाएगा। और इस साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2024 को ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा। कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं आईपीओ के बारे में। फेस वैल्यू इसकी ₹5 की आ रही है, यानी कि ऑलरेडी स्प्लिट होके आ रहा है ये शेयर। और जो प्राइस बैंड है वो है 745 से लेके 785 का। अगर अप्लाई करना है तो 785 पर ही अप्लाई करेंगे। 19 शेयर्स का एक लॉट बन के आ रहा है, जो कि काफ़ी एक ठीक ठाक सा नंबर है। ज़्यादा ऑब्वियसली क्योंकि प्राइस बैंड बड़ा है तो लॉट साइज भी हम लोग को कम ही मिलेगा। टोटल इश्यू साइज़ की बात करेंगे तो एग्जैक्ट 500 करोड़ ये लोग मांग रहे हैं। और ज़्यादा कुछ ये लोग का कुछ डिस्कशन, मतलब जो रेशो है वो एकदम काफ़ी एकदम एग्जैक्ट है। 50% फ्रेश इशू और 50% ये लोग का ऑफर फॉर सेल। ठीक है। जो 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 स्प्लिट है, जो यूजुअली मैं हमेशा बात करता हूँ कि ये स्प्लिट मुझे पसंद आया नहीं आया जो भी है, तो ये कहीं ना कहीं ठीक ठाक सा नंबर है। इतना मतलब इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं, इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। ठीक है। 50% के ऊपर जितना भी फ्रेश इशू रहेगा वो यूजुअली एक अच्छा माना जाता है, और मतलब ठीक ठाक सा माना जाता है। और 70% 80% के ऊपर रहेगा तो भाई मस्ती हो गया। ठीक है। अभी हम लोग कोटा की बात कर लेते हैं। तो क्यूआईबी को मिला 50% का कोटा, रिटेल के पास 35 है, और एचएनआई के पास 15% का कोटा है। रिटेल के लिए आप मैक्सिमम मतलब मिनिमम आप एक शेयर लोगे, एक लॉट लोगे तो 14,915 का पड़ेगा। मैक्सिमम आप 13 लॉट ले सकते हो, 1,93,000 तक, 1,94,000 तक पड़ेगा। और जैसे आप 2 लाख के एप्लीकेशन डालोगे तो आप ऑटोमेटिकली एचएनआई कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है। चलिए कंपनी के और भी डिटेल्स जान लेते हैं, बट उसके पहले अगर हम लोग यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे, तो आईपीओ के पहले 91.83 का था। आईपीओ के बाद के लोग ने शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं दिया है, बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो 70% के आसपास हो जाएगा। कंपनी का बिजनेस मॉडल भी जान लेते हैं। अभी तक तो ऑलरेडी हम लोग को ये पता चली गया है कि ये डिफेंस सेक्टर में काम कर रही है, बट डिफेंस में भी क्या, कौन से डिफेंस में, ये लोग टेक्नोलॉजिकल डिफेंस है, ये लोग कि ये लोग गाड़ियाँ बनाते हैं, क्या करते हैं, टैंक्स बनाते हैं, या कोई मतलब जो गोलीबारी वाले जो सामान रहते हैं, वेपन्स जो सब रहते हैं, वो सब बनाते हैं, क्या करते हैं, हम लोग वो सब कुछ देखेंगे। तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा नई कंपनी है, 2016 में शुरू हुई थी, अभी लगभग 8 साल 9 साल पुरानी कंपनी है। अगर ये देखेंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स टूल्स लाइक मैकेनिकल असेंबल्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स फॉर एरो इंजन एंड एयरफ्रेम प्रोडक्शंस के बारे में ये करती है। तो ये लोग टूल्स बनाते हैं। क्या टूल्स बनाते हैं? मैकेनिकल असेंबलीज करते हैं। असेंबलीज यानी कि प्रोडक्ट्स 4-5 जगह से आ गए, उसके बाद ये लोग को असेंबल करते हैं, फिक्स करते हैं उसको। ठीक है। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स भी करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक जो जैसा होता है कि गाड़ी में कुछ इलेक्ट्रिक सिस्टम्स होते हैं ना, तो वो सब भी ये लोग करते हैं। रेडार वेडार जो सिस्टम्स जो सब बनाने रहते हैं, वो सब का भी ये लोग मैकेनिकल सिस्टम जो सब वैसा बनाते हैं। इंजन बनाते हैं, एयर फ्रेम प्रोडक्शन करते हैं। एयर फ्रेम प्रोडक्शन यानी कि जो प्लेन जो सब, जो फाइटिंग प्लेन जो सब रहते हैं, वो लोग के प्रोडक्शंस भी वो लोग करने में मदद करते हैं। द कंपनी इज एन इंजीनियरिंग solution provider specializing in manufacturing of complex products with build to print and build to specification offerings. This involves machining, fabrication, assembly, testing and creating new products based on the specific requirements of client in the aerospace, defense, energy and semiconductor industry. ठीक है। तो ये लोग एनर्जी और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भी ये लोग केटर करते हैं। Between year 2022 and year 2024 they have manufactured 2356 SKUs। ठीक है। लगभग 2350 SKUs ये लोग के पास है इन टूल एंड प्रिसीजन complex sub assemblies category and 624 SKUs in precision machined part categories.
सप्लाइंग मोर देन 26 कस्टमर्स अक्रॉस 7 कंट्रीज। ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे 26 कस्टमर के लोग ने केटर किया है, 7 अलग अलग कंट्री में केटर किया है। क्योंकि डिफेंस में ना आप यूजुअली देखोगे ज़्यादा आपको कस्टमर्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, आपके गिन चुन के वो चार पाँच कस्टमर्स ही होते हैं। बट वो लोग के पास आपकी ऑर्डर बुक अच्छी खासी भरी हुई रहती है, और एक इसमें ना जो भी डिफेंस सेक्टर में भरोसे के ऊपर आपका काम चलता है। तो 7 कंट्री 26 कस्टमर फिलहाल एक अच्छा नंबर है, ठीक है। एज ऑफ March 31st 2024 कंपनी ऑपरेट्स 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन बैंगलोर कवरिंग अ टोटल एरिया ऑफ 1,20,000 स्क्वायर फीट। Unit 1 located in Pina spans over 30,000 square feet, while Unit 2 is situated in special economic zone near Bangalore International Airport, जिसका 90,000 स्क्वायर फीट का ये लोग का एरिया है, ठीक है। और ये आईएसओ के साथ भी रजिस्टर्ड है, ये जो भी फैसिलिटीज़ है, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कंपनी के बारे में, तो कंपनी के पास 384 एम्प्लॉयज़ थे मार्च 31 2024 तक। प्रोडक्ट्स क्या है कंपनी के? एरो इंजन टूलिंग, इंजन लिफ्टिंग एंड बैलेंसिंग बीम्स, ऑयल ट्यूब्स अलाइनमेंट, रेडियल सेंटरिंग सपोर्ट। फिर एयर फ्रेम टूलिंग में लेटरल स्पेयर असेंबली हो गया, ड्रिल जिग हो गया, एयर फ्रेम असेंबली प्लेटफॉर्म्स हो गए। प्रिसीजन पार्ट्स में मिसाइल कंपोनेंट्स हो गया, मिसाइल कंपोनेंट्स फिर से, ठीक है। प्रिसीजन सब इसमें रॉकर आर्म, HMCDA हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ है डेफिनेटली। इसका जो क्या कहते हैं जो इसका जो एग्जैक्ट यूज आता है वो हम लोग को शायद कभी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स है, टेक्निकल यूसेज होंगे ये लोग के। बट डेफिनेटली ये सब कुछ ये लोग करते हैं, ये सब कुछ ये लोग के प्रोडक्ट्स है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की बात करेंगे तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, delivering high precision engineering solution, digital first manufacturing company with a robust infrastructure facility, seamless integration of operation, established players with unique capabilities in sector with high barriers to entry। डेफिनेटली हाई बैरियर टू एंट्री होगा ही, क्योंकि डिफेंस उस समय सबसे पहली बात इन्वेस्टमेंट आपकी उतनी जाती है, और दूसरी बात गवर्नमेंट के भी रेगुलेशंस वो सब इतने रहते हैं कि आपको वो सब कुछ भी मतलब करने के बाद ही आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उसके बिना आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्रिवन प्लेयर विद अ ग्लोबल डिलीवरी सर्विस मॉडल, robust vendor ecosystem, strong subcontractor management with proven execution capabilities, experienced and complementary management with strong implementation skill and operational effectiveness, ठीक है। तो फिलहाल कंपनी के बारे में लोग ने ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा ही लिखा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, बट फिलहाल इसमें जो 3 4 चीज़ें हैं वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, तो इससे हम लोग को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। जो भी हम लोग का नंबर्स ही हम लोग को सब कुछ बता देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फुल ईयर और 2 क्वार्टर यानी कि हाफ ईयर का डेटा इधर आ गया है। पहले देखोगे लगभग 57 करोड़ के एसेट्स थे, वो जंप करके 93 करोड़ के एसेट्स हो गए, और फिर उसके अगले साल लगभग दुगने हो गए 175 करोड़। और यहाँ पर तो भाई 3 गुना हो गया, ऑलमोस्ट 510 करोड़ के एसेट्स हो गए। तो एसेट्स में अच्छा खासा जंप आया है, बहुत ही अच्छा। इसके ऊपर लिटरली स्टार मार्क मिलना चाहिए। रेवेन्यू की बात करेंगे तो पहले 37 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर वो ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो गया 95 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। फिर से 2.5 गुना हो गया 213 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, 2.5 गुना नहीं मतलब 2.25 गुना समझो। और उसके बाद यहाँ पर 128 करोड़ का रेवेन्यू है, अगर इसको हम लोग डबल भी कर लेंगे तो भी 255 से लेकर 275 करोड़ का रेवेन्यू इधर ये लोग बना सकते हैं ये साल के एंड तक। जो भी ऑब्वियसली यहाँ पर 25% का इधर तो गेन दिख ही रहा है, 25-30% का राइज तो दिख ही रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो 37 करोड़ के इस पे 3.39 करोड़ का ये लोग ने प्रॉफिट बुक करा था, तो 10% से थोड़ा सा कम है, 8-9% के आसपास है। 95 करोड़ पे यहाँ पर ये लोग ने 22 करोड़ का प्रॉफिट या ऑलमोस्ट 23 करोड़ का प्रॉफिट ये लोग ने जनरेट किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। लगभग 22-23% का लोग ने प्रॉफिट जनरेट करा है, 22 भी नहीं एक्चुअली 24-25% का लोग ने प्रॉफिट जनरेट करा है। 213 पे 58 करोड़, अगेन अगर हम लोग इसको देखेंगे तो 25% के आसपास का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। और उसके बाद 128 करोड़ पे 38 करोड़ का प्रॉफिट। तो अगर इसके ऊपर भी हम लोग देखेंगे तो नहीं नहीं बोल के 30% के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है ये, ठीक है। इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो जो प्रॉफिट मार्जिन है डेफिनेटली ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हुआ है, रेवेन्यूज़ भी अच्छे खासे इंक्रीज़ हुए, एसेट्स भी अच्छे खासे इंप्रूव हुए। तो अभी तक तो ये फिलहाल बहुत ही अच्छा लग रहा है। रिजर्व्स की बात करेंगे तो 27 करोड़ से बढ़कर 48 करोड़ हो गए, फिर उससे बढ़कर लगभग 87 करोड़ हो गए, और अभी 113 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है।
बोरोइंग्स की बात करेंगे तो 17 करोड़ की बोरोइंग्स थी, बढ़कर 22 करोड़ हो गई, फिर से बढ़कर 28 करोड़ हो गई, और यहाँ पर अभी 2 क्वार्टर के अंदर ही लगभग 45 करोड़ के आसपास की बोरिंग्स और बढ़ गई है। टोटल 75 करोड़ के आसपास की बोरिंग्स है। तो बोरिंग्स रिजर्व्स के मुकाबले थोड़ी सी हायर साइड पर है, बट फिर भी इतनी ज़्यादा भी हायर नहीं है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू उसके प्रॉफिट और रेवेन्यू के हिसाब से। ठीक है, अभी अगर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे हम लोग, मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर लेके जाता हूँ। कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 4,000 करोड़ की मार्केट कैप में आ रही है। डेफिनेटली स्मॉल कैप कंपनी कंसिडर की जाएगी इसको। आर ओ ई देखेंगे 53% का आर ओ ई, आर ओ सी ई 54% का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। मतलब बहुत ही कम ऐसी कंपनीज देखने मिलती है जिन लोगों का आर ओ ई आर ओ सी दोनों इतना अच्छा होता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.32 का है, अच्छा ही है क्योंकि ये 0.8 से नीचे है। 0.8 से नीचे होगा तो मतलब अच्छा है। ठीक है, पैट मार्जिन अगर देखेंगे 27-28% का पैट मार्जिन है, बहुत ही बढ़िया है। बट प्राइस टू बुक वैल्यू ये काफ़ी ज़्यादा हाई है, ये कम होना चाहिए था प्राइस टू बुक वैल्यू मेरे हिसाब से। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर इंडस्ट्री के हिसाब से भी अगर मैं पकड़ूँ तो 20 से 25 के बीच में होना चाहिए था, ये थोड़ा सा मुझे हाई लग रहा है। ये अगर एक बार थोड़ा कंट्रोल में आ जाए ना तो बहुत ही एक वैल्यूएबल मतलब बेट हो जाएगा ये हमारे लिए। ईपीएस की बात करूँ तो 12 का ईपीएस था, बढ़कर वो 15.21 का हो जाएगा आईपीओ के बाद। और आईपीओ के पहले जो इसका पीई रेशियो था वो 64 का था, आईपीओ के बाद वो 51 का हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मुझे पैट सॉरी प्राइस टू बुक वैल्यू इशू, बुक वैल्यू रेशियो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट लगा। नेगेटिव भी नहीं कह सकते उसको, बट कहीं ना कहीं एक येलो फ्लैग है, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग और येलो फ्लैग होता है, तो येलो फ्लैग लगा वो एक थोड़ा सा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा खटास दे दिया। बाकी सब कुछ कंपनी के बारे में अभी तक फिलहाल मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि कंपनी पैसे क्यों उठा रही है। सबसे पहले तो लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्सपेंशन थ्रू परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट चाहिए लोग को। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि लोग को और नई नई टेक्नोलॉजी में शायद इन्वेस्ट करना रहेगा, तो उसके लिए लोग को कुछ मशीनरी चाहिए होगी। वर्किंग कैपिटल चाहिए लोग को क्योंकि लोग के रोज़मर्रा के काम वाम के पैसे चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन द मटेरियल सब्सिडरी, परचेज ऑफ मशीनरीज, फंडिंग इट्स वर्किंग कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरिंग्स अवेल्ड बाय मटेरियल सब्सिडीज। ठीक है, और इसको तो छोड़ देते हैं। तो ये लोग की एक और एक सब्सिडरी है जिसका ये लोग को वर्किंग कैपिटल भी करना है। वर्किंग कैपिटल के लिए मतलब पैसे चाहिए, मशीनरी के लिए भी पैसे चाहिए, और उसका कुछ लोन्स वोन्स है वो भी ये लोग को निपटाना है। तो अभी इसके अंदर अच्छा बुरा क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो बुरा मुझे, जैसे कि मैंने बताया कि एक चीज़ लगा था कि प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा हायर साइड पर है। बुरा एक और एक चीज़ थोड़ा सा कहीं ना कहीं लग रहा है कि ऑफर फॉर सेल पे आपने 250 करोड़ लाया है, फ्रेश इशू में भी 250 करोड़ है। लेकिन अगर मान लो फ्रेश इशू अगर आपके पास आपने अगर 350 करोड़ से 400 करोड़ का फ्रेश इशू होता, और उसके बाद 100-150 करोड़ अगर आपका ये होता, क्या कहते हैं, ऑफर फॉर सेल होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। या तो फिर अगर ये जो टोटल इशू साइज़ है, अगर ये ही मान लो 700 करोड़ का होता, और उसके ऊपर 250 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, बाकी 400 450 500 करोड़ का अगर आपने फ्रेश इशू लाए रहते तो और भी ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि ऐसा ना होना चाहिए कि आपने 250 करोड़ तक मार्केट से उठा ली, बट एट द एंड ऑफ द डे 250 करोड़ भी आपको कम पड़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ना एक बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम लोग वैल्यूएशन सही लाने के चक्कर में ना काफ़ी बारी ये भी हो जाता है कि पुराने इन्वेस्टर को एग्जिट भी दे देते हैं हम लोग, और जो हम लोग को जो रोज़मर्रा के जो खर्चे के लिए या जिस भी रीज़न की वजह से हम लोग ने आईपीओ ला रहे हैं, वो शायद उस आईपीओ को फुलफिल नहीं कर पाते, और फिर से हम लोग को कहीं ना कहीं और थोड़ा पैसा उठाना पड़ता है। ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। बट बाकी अगर हम लोग फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में अच्छी बात यह है कि एसेट्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, एसेट्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुए हैं। ठीक है, रेवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, रिजर्व्स अच्छे हैं। बोरोइंग्स को थोड़ा सा मैं इसको येलो फ्लैग दूंगा। ठीक है, तो दो येलो फ्लैग्स है इसके अंदर, एक तो बोरोइंग्स इसके थोड़ी सी बढ़ रही है तेज़ी से। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ से ये एक क्वार्टर में ही 46 करोड़ की बोरोइंग्स बढ़ गई 2 क्वार्टर में। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पर लगा, बट वो इतना बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि जिसकी वजह से मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। प्राइस टू बुक वैल्यू डेफिनेटली थोड़ा सा हाई है, अगर ये 25 के आसपास होता तो मज़ा ही आ जाता था। बट क्या हम लोग को इस पर अप्लाई करना है नहीं करना है वो तो डेफिनेटली आपका डिसीजन होगा कि आपको ये इंडस्ट्री कैसा लगता है, ये सेक्टर कैसा लग रहा है। और मेरे हिसाब से देखो ये जो सेक्टर है वो ग्रोइंग सेक्टर तो है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रही है, ताकि इंडिया का भी डिफेंस सिस्टम अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं ग्लोबल लीडर हम लोग को बनना है डिफेंस सिस्टम में। तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक अच्छी बात होगी। फिर उसके बाद ऑब्वियसली इसके अंदर हाई बैरियर टू एंट्री जैसा इधर ऑलरेडी दिया गया है, तो ये कंपटीशन भी कम होता है। बट इसके अंदर हम लोग को ये भी एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अभी ये काफ़ी ज़्यादा नई कंपनी है,
2016 की कंपनी है, हम लोग के पास काफ़ी पुरानी पुरानी कंपनीज भी है जो लोग अच्छे लग रहे हैं। तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बोलूँ कि आईपीओ के हिसाब से अप्लाई करना है नहीं करना है, मैं इसके ऊपर डेफिनेटली अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अगर इस सेक्टर में अगर मुझे कोई दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो शायद मुझे दूसरी कंपनीज मिल सकती है। इस बात का भी मुझे ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आप वो ही चीज़ सोच समझ कर आप इन्वेस्ट करना या फिर आईपीओ में अप्लाई करना। अगर आपको सिर्फ लिस्टिंग गेंस के ऊपर चाहिए तो लिस्टिंग गेंस तो मुझे लगता है डेफिनेटली मिल सकते हैं। लिस्टिंग गेंस जिसके अंदर कोई कंपनी अच्छी है, सेक्टर अच्छा है, और इस के आसपास में अब फिलहाल तो ये अकेले का आईपीओ जो 23 तारीख के आसपास में आ रहा है। जो इसके पहले वाले जो आईपीओस थे वो काफ़ी ज़्यादा क्लटर्ड थे, तो कहीं ना कहीं लिस्टिंग गेंस तो थोड़े बहुत मिल जाएंगे, बट साथ ही साथ ओवर सब्सक्रिप्शन भी होने के चांसेस है। तो इस बात का भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस इंडस्ट्री को लेकर, इस कंपनी को लेकर। ज़रूर सब कुछ कमेंट करके बता देना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा देना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।